वर्ल्ड में किस तरीके से चेंजेस हुए। 6th सेंचुरी में वर्ल्ड कैसा था, 15th सेंचुरी आते आते क्या क्या चेंजेस हुए, देन 18th, 19th, 20th, और आज हम 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में। अगर इस पूरे एवोल्यूशन को हमें समझना है तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना होगा, पढ़ना होगा, बट वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही ह्यूमंगस है। सो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझेंगे, चाहे 18th सेंचुरी से पहले के कुछ इवेंट्स हो, 18th सेंचुरी हो, 19th सेंचुरी हो या 20th सेंचुरी हो, बट जो पाथ होगा वो यूपीएससी होगा। यानी कि यूपीएससी के लेंस के थ्रू हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके यूपीएससी के स्पेसिफिकली मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो इसका कोई सेट या फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा बाइफरकेटेड हैं, तो इस वजह से एक जगह आपको कंसोलिडेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री का सोर्स मिलता नहीं है। तो ये जो सीरीज होने वाली है इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आपको इस क्लास में मिल जाएगा। बट ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड करेंगे, किस तरीके से टाइमलाइन के थ्रू इवेंट्स चले हैं, कैसे उसका इंपैक्ट आया है, उसको जो है एक हम पासिंग रेफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एंड अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, कौन कौन सी थीम्स पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो शायद फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। सो इन सब पर एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है आज के इस सेशन में। सो हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। सो हमारी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आज हम सिलेबस को डिकोड करेंगे एंड जो प्रेजेंट ट्रेंड्स उसको समझेंगे एंड जो इवेंट्स चले हैं उसको मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, क्या क्या उसका इंपैक्ट पड़ा है, जो कि स्पेसिफिकली आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कब करनी है, कहां से करनी है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमारे फ्री यानी कि श्रीराम साइंस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं और जो हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स हैं फिर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, जो सिलेबस मेंशन है, जब उसमें आप जीएस पेपर 1 मेंस के लिए जब आप देखोगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इस तरीके से मेंशन किया गया है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। सो स्पेसिफिकली हमें यह बता दिया गया है, जैसे मैंने आपसे बताया कि भाई अगर हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें यह भी देखना होगा 6th सेंचुरी में क्या हुआ, 10th सेंचुरी आते आते क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से एम्पायर आ रहे थे, एम्पायर वो जो है बैल्कनाइज हो रहे थे, फिर 5th सेंचुरी आते आते 15th सेंचुरी आते थे क्या क्या चेंजेस हुए। तो ऐसे तो बहुत ही हुमंगस हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली यूपीएससी ने क्या कर दिया है कि इवेंट्स जो 18th सेंचुरी से हुए हैं, 18th सेंचुरी के बाद से, उसे हमें समझना है। सो टाइम लाइन तो है यूपीएससी ने ही बता दी 18th सेंचुरी। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे history of the world will include events from 18th century such as industrial revolution, such as world wars, such as redrawal of national boundaries, such as colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. and their forms and their effects on the society। अब देखिए ये भी बहुत ही स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि आइडियोलॉजीज किस तरीके से फॉर्म हुई, क्या क्या उनके कंडीशंस थे, बैकग्राउंड क्या थे, एंड वो तो हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें हमें क्या सारी चीजें पढ़नी, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, इनके सिर्फ हमें फॉर्म्स को पढ़ना है, ठीक है, इनके सिर्फ हमें फॉर्म्स को पढ़ना है एंड इसका क्या इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, इसको समझना है। बस हमें, अगर हम आइडियोलॉजीज की बात करें तो सिर्फ यही चीजों पे हमें समझना है। बट क्या सिर्फ यही कुछ इवेंट्स पढ़ने हैं? ऐसा नहीं है। ये जो 18th सेंचुरी सच एज दिया हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, ये सिर्फ है एक एग्जाम्पल की तरह, एक रेफरेंस की तरह। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जैसे आपका वर्ल्ड वॉर्स हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस में कई चीजें मेंशन नहीं करी गई हैं, उसके बाद भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, जैसे आपका अमेरिकन सिविल वॉर हो गया, देन आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। ये सारी चीजें मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट हमें इन सारी चीजों को समझना रहता है। तो टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन हमारा 18th सेंचुरी है। 18th सेंचुरी से जो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे हमें समझना है। बट 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो इवेंट्स हुए हैं ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको 18th सेंचुरी से पहले क्या क्या चीजें यूरोप में चल रही थी उसको समझना होगा। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट 18th सेंचुरी के जो इवेंट्स हैं, अगर आपको उसको समझना है कि भाई रेनेसां क्यों हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों हुआ, रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, उससे पहले आपको समझना होगा कि जो 18th सेंचुरी का पहले दुनिया थी, वहां पे किस तरीके से यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, किस तरीके से चर्च का डोमिनेंस था। तो इस वजह से जब ये रेनेसां आया, रिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि दीज इनिशिएटिव्स और दीज मूवमेंट्स फ्रक्टिफाई
मूवमेंट्स लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये सारी चीजें जो है समझने की कोशिश करेंगे। सो सिलेबस में क्रोनोलॉजी दी गई है 18th सेंचुरी, बट मेरी कोशिश ये रहेगी, जो इसका पहला लेक्चर आएगा हम उसमें समझेंगे कि 18th सेंचुरी से पहले दुनिया क्या थी, जिसमें आपको दो से चार से पांच चीजें पढ़नी है। फ्यूडलिज्म हो गया, रोल ऑफ फ्यूडलिज्म, चर्च का क्या फ्यूडलिज्म सिस्टम हो गया, क्या होता है फ्यूडलिज्म सिस्टम, चर्च का क्या रोल था, और इन दोनों की वजह से किस तरीके से रेनेसां हुआ, क्योंकि उस टाइम जो आम जनता थी उन पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और इसकी वजह से फिर आपका रेनेसां होता है, रिफॉर्मेशन होता है, इवेंचुअली एनलाइटमेंट होती है, एंड फिर 18th सेंचुरी के जो इवेंट्स हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा, इस वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अच्छा इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं 18th सेंचुरी से पहले इनके जो सीड्स हैं वो फ्रक्टिफाई हो चुके थे, और उसका इंपैक्ट हमें फिर इन रेवोल्यूशंस के थ्रू देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये तो सिलेबस है, बहुत ही इस तरीके से अनऑर्गेनाइज टाइप का है, बट मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि 18th सेंचुरी से पहले थोड़ा सा मैं टाइमलाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या इवेंट्स जो हैं या क्या क्या जो पॉइंट्स हैं आपको समझने हैं, और क्या क्या इस सीरीज में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चलेगी पूरी चैप्टर वाइज, एंड कोशिश मेरी ये रहेगी कि मेंस से पहले पहले आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, तो शायद तो जो 2025 का मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है, एंड जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो मैं अब आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका एक टाइमलाइन बना हुआ है, ठीक है। 6th सेंचुरी से पहले हम कहेंगे यूरोप ही है पूरा, ठीक है। अभी हम यूरोप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड यूरोप की बात कर रहे हैं। तो वी हैव एशियंट यूरोप, एशियन यूरोप में आपके ग्रीक एम्पायर उस टाइम थे, रोमन एम्पायर्स थे। अब जैसे जैसे इन एम्पायर्स का बैल्कनाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है, जैसे जैसे इन एम्पायर्स का बैल्कनाइजेशन शुरू हुआ, इनकी इन्फ्लुएंस, इनकी पावर कम होना शुरू हुई, तो हम ये देखते हैं कि 6th सेंचुरी से लेके, ठीक है, 6th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी आते थे। देखिए ये आपका एपिटोम है, मतलब ये आपका एंड पॉइंट है 18th सेंचुरी। हम अभी थोड़ा सा 18th सेंचुरी से पहले की बात कर रहे हैं, और फिर जब 18th सेंचुरी से क्या क्या इवेंट चले हम इधर साइड चलेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड बात करूं, वी हैव एशियंट यूरोप, यहां पर मैंने कुछ एम्पायर्स के नाम लिए, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर। जब इन एम्पायर्स का बल्कनाइजेशन शुरू हुआ, इनका इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हुआ 6th सेंचुरी के बाद से। तो 6th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी जो मेडाइवल यूरोप है पूरा आपका, 6 से 18 तक अगर हम कह लें 18th तक, तो ये मेडाइवल यूरोप होता है। इसमें स्पेसिफिकली आपका जो 6th से लेके ये जो 14th सेंचुरी के अराउंड जो पीरियड है, इसे डार्क एज बोला जाता है। इसे डार्क एज क्यों बोला जाता है? ठीक है, ये जो डार्क एज है, डार्क एज इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये जो एम्पायर्स थे, जो एशियंट यूरोप में एम्पायर्स थे, ये जब टूटना शुरू हुए, तो जब एक सेंट्रल अथॉरिटी ब्रेक होती है, ठीक है, सपोज करिए आप घर पे हैं, पेरेंट्स हैं आपके, ठीक है, आपका एक छोटा भाई है, छोटी बहन हो सकती है, आपकी एक फैमिली है। जैसे ही आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी है आपके घर में वो है आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके फादर, आपके मदर। जैसे ही आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी जैसे ही बाहर चली गई, आपका क्या शुरू हो जाता है? आपका हंगामा शुरू हो जाता है, ठीक है। बहनों में, भाइयों में लड़ाई होना शुरू होने लगती है, कोई इधर एक्टिविटी करने लगता है, कोई उधर एक्टिविटी करने लगता है, यानी कि सबके पास अथॉरिटी हो जाती है। तो इसी तरीके से जब कोई एम्पायर बैल्कनाइज्ड होता है या टूटता है या उसका इन्फ्लुएंस कम होता है, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो जब कमजोर होती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि चर्च हो गया, फ्यूडल सिस्टम हो गया, डिफरेंट जो पावर होल्डर्स हैं उनका राइज होना शुरू होने लगता है। जब पेरेंट्स नहीं रहते तो छोटा भाई भी लड़ रहा है आपसे, छोटी बहन भी लड़ रही, बड़ा भाई भी लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, सबके सब पावरफुल हैं क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। इसी तरीके से जब ये एम्पायर टूटे और ये जो डार्क एज का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ कि चर्च का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चर्च का डोमिनेंस आ गया, ठीक है। इस समय जो किंग था, किंग इतना मजबूत नहीं था, किंग इतना स्ट्रांग नहीं था। हम तो कभी भी वीक किंग को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है, चाहे वो एशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, यहां पर किंग तो बड़ा स्ट्रांग रहा है। अशोका द ग्रेट की बात कर लें, ठीक है, हम और इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर ले, हम गुप्ता एम्पायर के लीडर्स, गुप्ता एम्पायर रूलर्स की बात कर ले, फिर अगर हम मिडाइवल में आते हैं तो जितने भी किंग रहे हैं इंडिया में तो बड़े स्ट्रांग रहे, बट ऐसा सेम चीज नहीं था, ऐसा सेम चीज हम यूरोप में नहीं देख रहे थे। इस वजह से इसे डार्क एज बोला जाता है, जहां पर भैया चर्च जो कह रहा है आपको यही करना है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, जो भी चर्च बोल दे रहा है वो आपको मानना है। किंग का एज सच पावर है नहीं, जो लैंड है वो कंडीशनल ओनरशिप पर है कि भाई आप ये सारी चीजें दोगे तब तक आपके पास लैंड है। एक हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, हायरार्की बनी हुई है। अभी हम टॉपिक जब हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें एक एक करके टॉपिक रहेंगे, बस मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं कि इसे डार्क एज बोला क्यों जाता है, कि भाई किंग के पास पावर नहीं है, कंडीशनल ओनरशिप है लैंड की, सोसाइटी जो है वो हायरार्की में बटी हुई है, ठीक है, और ये जो हायरार्की है इसमें मोबिलाइजेशन भी नहीं है, जो बिल्कुल लोअर स्टेटअप है वो हायर स्टेटअप पे जा नहीं सकता है, और इस तरीके से सेंचुरीज दर सेंचुरीज चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है। अब स्प्रिंग जब होती है, मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा स्प्रिंग से।
आप जब स्प्रिंग को प्रेस किए रहते हो आपको लगता है कि स्प्रिंग ना सप्रेस है आपके कंट्रोल में, बट द मोमेंट आप जैसे ही छोड़ते हो जैसे आप फोर्स को हटाते हो बड़ी तेजी से बाउंस बैक करता है। इसी तरीके से चर्च का रोल हो गया, फ्यूडल सिस्टम हो गया, किंग बड़ा वीक हो गया है, ठीक है, हायरार्की बटी हुई है, कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। बट एक टाइम आता है जब स्प्रिंग जो है वो बकल डाउन करती है, अपलिफ्ट होती है। इसी तरीके से 6 से 14 सेंचुरी तक ये सारी चीजें चल रही थी, बट 14 सेंचुरी के बाद जो है रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, भाई ये तो क्या चीजें चल रही हैं, यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं है, यहां तो जो चर्च कह रहा है वो हमें मानना पड़ रहा है, हम तो बहुत टाइम से जो है लोअर स्ट्रेटा में, हम तो अपर स्ट्रेटा में जा ही नहीं पा रहे हैं, सारी मेहनत भी हम कर रहे हैं, हमको ऐसा कुछ मिल भी नहीं रहा है, और सारी की जो प्रिविलेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो तो भाई जो सोसाइटी में, सो कॉल्ड सोसाइटी में जो हायरार्की है वहां पे लोगों को मिल रहा है। तो यहां से जो है फिर स्टार्ट होता है 14 सेंचुरी के बाद से हम बात करें तो यहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट होते हैं यूरोप में, जो कि आपका रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया। लोगों को एहसास हुआ यार ये तो चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये तो चर्च कुछ भी बोल रहा है, मैं चर्च तो ऐसा बोल रहा है कि भाई आपने अगर कोई पाप किया, आपने कोई सिन किया है तो आप पैसे के थ्रू जो अपने सिन को भी हटा सकते हो या माफ करा सकते हो। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। किंग क्यों वीक है, कोई ऊपर स्टेटा पे है, कोई लोअर स्टेटा पे है, क्यों है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो इसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो रेनेसा आता है। रेनेसा का मतलब क्या है भाई, रीबर्थ। जो सोसाइटी थी, जो डार्क एज था, डार्क एज से जो है फिर हम जाते हैं, यूरोप में चीजें बढ़ती हैं जहां पर रीबर्थ होता है, जहां पर फिर इंटेलेक्चुअल की बात होती है, जहां पर लॉजिक की बात होना शुरू होती है, जहां पर जो चर्च बोला है, अगर चर्च ने कोई ऐसा नियम बनाया हुआ है तो उस पर रीजन आ रहा है, रीजनिंग लग रही है, यार ऐसा क्यों है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इज इट एप्लीकेबल, क्या ये सही है, क्या लॉजिक वाइज ठीक है। तो इस पे डिस्कशन हुआ। ये आपका शुरू होता है 14 से लेके 17 सेंचुरी आते आते रेनेसा, रिफॉर्मेशन, एंड फिर 18 सेंचुरी आते आते आपका एनलाइटमेंट हो जाती है, ठीक है, एनलाइटमेंट हो जाती है, दैट लीड्स टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब सिर्फ गॉड की बात नहीं चल रही है, ठीक है, जो चर्च ने कह दिया इस पर नहीं, अब लॉजिक की बात चल रही है, अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, अब डिबेट, अब लॉजिक हो रहा है, अब रीजनिंग आ रही है। तो डार्क एज 6 सेंचुरी से 14 सेंचुरी क्यों था, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में, चर्च का डोमिनेंस था, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, कंडीशनल ओनरशिप थी लैंड की, इस वजह से सभी के सब पावरफुल थे, एंड जो सोसाइटी में लोअर स्ट्रेटा पे था उसके साथ जो है ये सारी चीजें जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रही थी। 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी आते आते रेनेसा होता है, रिफॉर्मेशन होता है, 18 सेंचुरी आते आते वी हैव एनलाइटमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो वर्ल्ड बिफोर 18 सेंचुरी कुछ ऐसा दिखता है। ये हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, मैं उसमें सारी चीजें बताऊंगा सो दैट आपको समझ में आएगा कि 18 सेंचुरी मूवमेंट क्यों है। अब जैसे हम 18 सेंचुरी में आते हैं तो हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन को, ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ साथ हम अमेरिकन सिविल वॉर को भी कवर करेंगे, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर को भी कवर करेंगे, इसके साथ हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी देखेंगे। क्लियर हुआ, इसके साथ हम फ्रेंच, जस्ट अ सेकेंड, इसके साथ हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी है 18 सेंचुरी से पहले कुछ इस तरीके की डार्क एज में थी, तो जब एनलाइटमेंट हुआ, लोगों उसे क्या कहते हैं, रियलाइजेशन हुआ कि यार ये तो सारी चीजें बकवास हैं, तो क्या चल रहा है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें तो कोई रीजनिंग ही नहीं है, लोगों को एनलाइटमेंट हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, और इसके बाद जो हम देखें कि जब लोगों के बाद रियलाइजेशन होता है तो फिर क्या होता है, फिर रेवोल्यूशन होता है, फिर जो ओल्ड सिस्टम चल रहा होता है उसे चेंज करने की बात कर दी जाती है, चेंज करने का जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो उसके थ्रू हम अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, इसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, इसी के साथ साथ हम जस्ट सेकंड, हाँ, इसी के साथ साथ हम अमेरिकन सिविल वॉर को भी देखेंगे। क्लियर हुआ। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेता हूं मैं, यूरोप में नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, नेशनलिज्म यूरोप, नेशनलिज्म यूरोप में हम पढ़ेंगे किस तरीके से जर्मनी यूनिफाइड हुआ, किस तरीके से इटली यूनिफाइड हुआ, और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम, इसी से पहले हम ये भी टॉपिक देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है, किस तरीके से उसका फॉल होता है। फिर हम नेशनलिज्म यूरोप को समझेंगे, नेशनलिज्म यूरोप में हम क्या क्या चीजें समझेंगे, नेशनलिज्म यूरोप में स्पेसिफिकली किस तरीके से जर्मनी यूनिफाइड होता है, क्योंकि आज जो हम जर्मनी देख रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके का नहीं था। जर्मनी पहले किंगडम्स में डिवाइडेड था, इसे यूनिफाई किया गया प्रॉपर
ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल था, जिस वजह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ, इटली यूनिफाइड हुआ, क्योंकि पहले ये जो दोनों ही देश हैं, अगर आप प्रेजेंट मैप देखोगे तो ऐसे नहीं दिखते थे, ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। नेशनलिज्म के थ्रू जो नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट हुआ, इसका रिपरकशंस, इसका इफेक्ट हुआ, डोमिनो इफेक्ट हुआ कि जो किंगडम्स में देश बटे हुए थे वो यूनिफाइड होना शुरू हुए। ठीक है, वो यूनिफाइड होना शुरू होते हैं, क्लियर हुआ, वो यूनिफाइड होना शुरू होते हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के साथ अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज फॉल हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके बाद क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिफरेंट कलर लेते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आईआर में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैन पावर, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो काम पहले इंसान कर रहे थे वो मशीन करने लग गए। ठीक है, जो प्रॉफिट पहले लिमिटेड होता था वो एक जंप कर गया। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, जिसकी शुरुआत आपकी इंग्लैंड से हुई, ये इंग्लैंड से होते होते डिफरेंट देशों में यूरोप के फैलने लगे। अब आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए। तो जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ, इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो इसका फिर क्या हुआ, इसके बाद कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, कॉलोनाइजेशन को पढ़ेंगे। कॉलोनाइजेशन आपका किस तरीके से अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन हुआ, किस तरीके से एशिया में कॉलोनाइजेशन हुआ, किस तरीके से चाइना में कॉलोनाइजेशन हुआ, और इसी के साथ साथ हम डीकॉलोनाइजेशन भी देखेंगे। इसी के साथ साथ हम डीकॉलोनाइजेशन को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन आपके स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं एक बार, तो स्पेसिफिकली आपका रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज के बाद कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन स्पेसिफिकली जो है आपका वो मेंशन है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ आपका किसकी आइडियोलॉजी की फॉर्म होती है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी आती है। ठीक है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, कैपिटलिज्म। इसके बाद आप इसको काउंटर करने के लिए क्या आता है, कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए आपका आता है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। तो इस तरीके से आइडियोलॉजीज का फॉर्म हुआ, किस तरीके से सोसाइटी को इंपैक्ट किया, यहां से शुरू होता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ हम क्या देखेंगे, कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, कॉलोनाइजेशन इन पैसिफिक ओशन, आपका कॉलोनाइजेशन इन सेंट्रल एशिया, चाइना, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर कॉलोनाइजेशन वर्सेस इंपीरियलिज्म। क्या हुआ भाई, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कोई बड़ी कंट्री है वो स्मॉलर कंट्री को क्या करती है, कॉलोनाइज करती, सो दैट उसके रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सके, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के साथ किया। ठीक है, कॉलोनाइजेशन वर्सेस इंपीरियलिज्म। फिर कॉलोनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और फिर आता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आपका आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं, उसे इंटर वॉर पीरियड कहते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे लीग ऑफ नेशन हो गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन हो गया। देन ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्लियर हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर का राइज होता है, नाजी पार्टी किस तरीके से पावर में आती है, इसी तरीके से मुसोलिनी कैसे इटली में आता है, किस तरीके से इटली में मुसोलिनी पावर में आता है, इसको समझेंगे। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड के बीच में का जो पीरियड उसे इंटर वॉर पीरियड कहते हैं, और इस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स दिखाऊंगा, उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच के जो इवेंट्स थे उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर लीग ऑफ नेशंस हो गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया। ठीक है, हिटलर का राइज हम समझेंगे, मुसोलिनी का राइज समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। फिर आएंगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। ठीक है, फिर आएंगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ लेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे आपका यूएन का फॉर्मेशन हो गया, जैसे आपका कोल्ड वॉर एरा हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा, जस्ट अ सेकेंड, कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पर एक टाइम पे तो लग गया था भाई कि शायद जो दो सुपर पावर है उस टाइम 20वीं सेंचुरी के, सोवियत यूनियन और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कहीं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ना कर लें।
ठीक है, जब क्यूबन क्राइसिस होता है उसके बाद से ये देखा जाता है कि ये जो मैड रेस स्टार्ट हुई थी न्यूक्लियर वेपन्स की, इस पर जो है थोड़ा सा जो है टोन डाउन किया जाता है कि नहीं भैया ऐसे तो हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएगा। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा में ही आपका क्यूबन क्राइसिस आ गया। फिर इसी के साथ हम कोल्ड वॉर एरा में ही हम आपका थोड़ा सा नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंडिया कोल्ड वॉर के टाइम पर किस तरीके से अपना नॉन अलाइंड मूवमेंट रन कर रहा था, क्या स्टांस था इंडिया का, इसको समझेंगे। इन दी एंड हम 1991 में जो इवेंट हुआ, क्या, बाल्कनाइजेशन ऑफ सोवियत यूनियन, अल्टीमेटली जो है फिर हम यहां पर खत्म करेंगे। तो ये आपका एक टाइमलाइन के थ्रू चीजें हैं जो कि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बड़ी इसी तरीके से सिलेबस को हम अप्रोच करेंगे, यही रहने वाला है। थोड़ा सा हम चीजें पढ़ेंगे वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी, फिर 18th सेंचुरी में क्या क्या इवेंट्स हुए, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, एंड इन दी एंड लास्ट जो लेक्चर रहेगा वो आपका 1991 किस तरीके से सोवियत यूनियन जो है बैल्कनाइज हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, सारी चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एक सिलेबस का मोटा मोटा ब्रेकआउट है जो मैंने बताया है, जो सारी चीजें यहां पर भी मेंशन है, टाइमलाइन के थ्रू भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, ऑलरेडी यहां पर मेंशन है। अब हम कुछ ट्रेंड्स को समझते हैं, ठीक है, कि किस सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए, 2013 में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले ही देखिए, मैंने आपसे बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आ गया। लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व्ड सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस। फिर आपका अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू स्टेट्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द एक्सीडेंट ऑफ यूरोपियन कंपटीशन। ठीक है, ये कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन पर आ गया। अमेरिकन रेवोल्यूशन देखिए स्पेसिफिकली, मैं आपसे कह रहा था ना कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन से सवाल आते हैं। What policy instrument were deployed to contain the Great Economic Depression? अब ये जो Great Economic Depression ये कहां पे है, मैंने आपको बताया इंटरवॉर पीरियड, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम है, इसे हम इंटरवॉर पीरियड कहते हैं, और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। क्लियर हो गया? 4 क्वेश्चन हमने देखे 2013 में। 2014 में आते हैं, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द स्विस क्राइसिस इन 1956? ये क्या है, ये आपका कोल्ड वॉर एरा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इवेंट्स हुए हैं उस पे है, क्वेश्चन आ गया। फिर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 ऑफ लेनिन। अच्छा, इसमें हम एक चीज मिस रह गई, इसी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इवेंट के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इसमें हम रशियन रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं, इसमें हम रशियन रेवोल्यूशन को भी समझेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म की थ्योरी थी उसको लेनिन ने इंप्लीमेंट किया जब रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्लियर हो? तो इसको भी देखेंगे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया 14th में, आपका स्विस क्राइसिस, ये आपका कोल्ड वॉर एरा या मूवमेंट्स जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इवेंट्स है वो हो गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 ऑफ लेनिन हैड इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडिया सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इवैल्यूएट, जिस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री के साथ रिलेट किया गया, ये इस तरह से सवाल पूछे जाए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भाई वेस्ट में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कि इसका इंपैक्ट कैसे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर आ गया, किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया में पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। तो ये लिंकेजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आए थे। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? सीधे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स? ठीक है, सिलेबस में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं दिया हुआ है, वर्ल्ड वॉर्स दिया गया। दैट मींस कि हमें दोनों ही वर्ल्ड वॉर पढ़ने हैं, फर्स्ट भी पढ़ने हैं और हमें सेकंड भी पढ़ना है। एंड कैटेगोरिकली यहां पर स्टेटमेंट आया है, यूपीएससी का क्वेश्चन आया है कि क्या जर्मनी कहां तक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ना कि भाई जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या मूवमेंट्स, क्या क्या कॉजेस थे, जब यूनिफिकेशन हुआ तो किस तरीके से पावर स्ट्रगल हुई, तो इस वजह से वो सारे इवेंट्स आपको पढ़ने रहते हैं। तो डायरेक्टली आपका आ गया जर्मनी किस 2 वर्ल्ड वॉर्स की बात है, यानी कि जो इंटर वॉर पीरियड है हम उसी को जो है इसमें रख रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। वो आपका डीकोलोनाइजेशन पर सीधे सवाल हो गया। व्हाट प्रॉब्लम्स आर जर्मेन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन मलय पेनिनसुला? अब इसमें क्या है, वेस्ट अफ्रीका पर दिया हुआ है, कैसे कैसे डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, इसमें स्पेसिफिकली एक रीजन का दे दिया, मलय पेनिनसुला। ठीक है, मलय पेनिनसुला में किस तरीके से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2018 में बात करें तो व्हाई इंडेंटेड लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू देयर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर, ये एच है कैपिटल, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चर आइडेंटिटी ओवर देयर। तो इसमें भी देखिए कि किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि इंपीरियलिज्म चल रहा था, कॉलोनाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, आपका
रॉ मटेरियल हो गया, जो ह्यूमन फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट थी इस तरीके से, इस वजह से क्या हुआ, ये आपके जो लेबर्स रहते थे, जो इंडेंजर्ड लेबर्स रहते थे, उनको जो है ब्रिटिश भेजा जाता था या उनको ब्रिटेन भेजा जाता था, सो दैट ये फैक्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। तो इसका क्या, ठीक है, ये कहां से रिलेट किया गया, थोड़ा सा पार्ट इंडिया का है, बट ये जब वहां पहुंच गए किस तरीके से अपनी कल्चर आइडेंटिटी को उन्होंने प्रिजर्व किया, ये आपको बताना है। 2019 में क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्पेसिफिकली आपका अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस पर पूछा गया है सवाल कि अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या रहा कि उसने मॉडर्न वर्ल्ड के फाउंडेशंस को लेट डाउन किया। 2021 की बात करें, there arose a serious challenge to the democratic state system between the world wars, evaluate the statement। तो यहां पे वही है, वर्ल्ड वॉर्स के बीच में किस तरीके से, bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world। कभी कभी यूपीएससी थोड़ा सा आउट ऑफ जाता है, बट वो वही है कि किस तरीके से नई नई जो मशीनरी आ रही थी उसका चेंजेस वो कैसे आए, उसका इंपैक्ट क्या, वो सारी चीजों पर रिलेटेड है। और जो 2024 में पूछा गया, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो यहां पर भी आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इस पे सवाल है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट थीम्स बड़े आसानी से निकल जा रहे हैं, ठीक है, और वो थीम्स कौन कौन से हैं। अगर मैं आपसे थीम्स की बात करूं, अगर मैं ट्रेंड्स को देखूं तो वो क्या क्या है भैया, वो एक तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर हो गया आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, फिर आपका क्या है भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही आ गया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इनके बीच का जो पीरियड है उसमें कौन कौन से इवेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन था, तो इसके दौरान हो सकता है कि लीग नेशंस पर भी पूछ ले, रशियन रेवोल्यूशन पर पूछ ले, तो इस वजह से जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ मोटे मोटे आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर आपका किस तरीके से जर्मनी जो है, जर्मनी का क्या रोल हो जाता है फर्स्ट, ये भी आपका उसी में आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंटर वॉर पीरियड में। तो ये कुछ आपके 5 6 7 8 ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट हम इसके बियॉन्ड भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं, यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स को भी टच करती है, जैसे आपका यूनिफिकेशन हो गया, कैसे यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो जर्मनी इतना स्ट्रांग हुआ, अगर जर्मनी यूनिफाइड ही नहीं होता तो शायद वर्ल्ड वॉर ही नहीं होता, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, कि या नेशनलिज्म इन यूरोप किस तरीके से डोमिनो इफेक्ट पड़ा, जर्मनी यूनिफाइड हुआ, इटली यूनिफाइड हुआ, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और इसका ना सिंपल एक सेट पैटर्न है। कोई भी आपको रेवोल्यूशन पढ़ना है, क्या है भाई उसका सिंपल तरीका, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, बैकग्राउंड क्या है, क्लियर हुआ, कॉजेस क्या है, जिसमें आपके पॉलिटिकल कॉजेस हो गए, इकोनॉमिक कॉजेस हो गए, सोशल कॉजेस हो गए, ठीक है, एंड इसका ड्यूरिंग द मूवमेंट बहुत ज्यादा आपको नहीं उसमें बताना रहता है कि ये मूवमेंट अब शुरू हुआ, यहां पे तब इवेंट था, नहीं, बैकग्राउंड, कॉजेस एंड इंपैक्ट, दैट्स इट। ये 3 जो हैं, किसी भी रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, ये आपके 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, दैट यू हैव टू नो द बैकग्राउंड प्रायर टू द रेवोल्यूशन, व्हाट वर द कॉजेस of the revolution, be it American or French, and at last what are the impacts of those revolutions। तो ये आपके जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हमको निकल के समझ में आ गए हैं। तो ये था पूरा का पूरा आपका सिलेबस। आई होप सिलेबस को डिकोड किया, टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट और कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब जो है आपका इसी चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर वाइज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपकी जो पहली क्लास है वो क्या रहेगी, हाँ, इसको आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। अगर कोई डाउट रहेगा तो वीडियो के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो इसी चैनल पर जो है आपके चैप्टर वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। जो फर्स्ट क्लास है वो रहेगी कि हम 18th सेंचुरी से पहले जो वर्ल्ड था, जिसमें मैंने आपसे कहा कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, चर्च का क्या रोल था, फिर कैसे रेनेसा हुआ, ठीक है, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये 5-6 चीजें जो हैं हम समझेंगे। उसके बाद हम सेकंड क्लास में अमेरिकन रेवोल्यूशन से शुरुआत कर देंगे। तो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ही विजुअलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी आपको लिखा नहीं है, ऐसे टाइमलाइन के थ्रू समझाया ना, ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।